नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपेरस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा महासेशन लेकर आए हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो है उसका हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं। उससे संबंधित संपूर्ण 70 जो टॉपिक है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है, कौन कौन से जितने भी व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम आपको क्लियर कराने वाले हैं और वादा करते हैं कि आप आज संपूर्ण हिंदी व्याकरण याद करके रहेंगे और आज के बाद जो भी परीक्षा होगी आप आंख बंद करके उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट या वनडे एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपके लिए बेहद हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर हम आए हैं, जो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो चले, वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, लाइक करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण के इस सेशन में हम 70 टॉपिक लेकर आए हैं और इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट है आज क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा वो है वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आज इनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या शब्द, यानी हम जब उच्चारित करते हैं यानी उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में लेटर इसके कहते हैं या साउंड भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, किसको? वर्ण को, यानी अक्षर को। सबसे पहले वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला जो है वर्णों की संख्या होती है 52। अगर कोई कहता है, प्रश्न आता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 मानी जाती है। स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में कहे तो 11 होती है, संस्कृत में 13 होती है। यानी री पे दो री की मात्रा, ठीक है, और लिरी ये संस्कृत में 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप इनको देख लीजिए कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। रस्व स्वर की अगर बात करते हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि मूल स्वर हिंदी में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, जो रस्व स्वर होते हैं यानी छोटा आ, ई, उ और रे, ये जो है ये रस्व स्वर माने जाते हैं, मूल स्वर माने जाते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण 33 या 41 माने जाते हैं। ठीक है ना। वैसे व्यंजन वर्ण जो है 33 होते हैं। 4 इसमें जो है ये अक्षर, ज्ञा और श्रावी, इनको भी कई बार जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो तब जा करके, और इसमें अंग आह भी आता है, अयोग्य वाह जो होता है इनको भी कई बार जोड़ा जाता है। तो तब जाकर के 41 बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का से लेकर के मां तक, यानी कवर्ग, चवर्ग। कवर्ग में क्या आता है? का खा गा गा गा। चवर्ग में चा छा जा जा या। टवर्ग में टा ठा डा डा अणा। तवर्ग में ता था दा दा ना। और पवर्ग में पा फा बाबा मां। कुल मिलाकर के एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 पंजे 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। अयोग्य वाह। अयोग्य वाह का मतलब होता है जो न स्वर में है न व्यंजन में, यानी इनकी गिनती न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है। तो ये होते हैं अंग आह। अंग अनुनासिक हो गया, आह विसर्ग बन जाता है। ठीक है ना। अनुनासिक का मतलब जो ऊपर लगता है और विसर्ग जो है जैसे प्रातः के आगे लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, अंतःकरण से जिनकी ध्वनि निकलती है, यानी य, र, ल, व। ठीक है।
ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म सांसें निकलती हो, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी श, स, श, ह, ये चार वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त मतलब जोड़ा, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ा। यानी ये चार वर्ण जो है, चार होते हैं, ये जोड़ा है किसी न किसी वर्ण का। अक्षा जो है का और सा को मिलकर के अक्षा बना हुआ है, का और सा को मिलकर के अक्षा बना हुआ है। जा और या को मिलकर के ज्ञा बना हुआ है, और सा, सॉरी, सा और रा को मिलकर के सरा बना हुआ है, और ता और रा को मिलकर के तरा बना हुआ है। ठीक है ना, ये कितने होते हैं? चार। व्यंजन के प्रकार की बात करते हैं तो व्यंजन 5 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है ना, 5 हो गया ना, ये 1 2 3 4 5 व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार की बात करते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पुल्लिंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक। आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाहक कौन से होते हैं। तो अयोग्य वाहक है अंग आ, अभी हमने ऊपर पढ़ा। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन कई बार पूछा जाता, यानी वनडे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो द्वितीय व्यंजन, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे, द्वित्व व्यंजन किस वर्ण में है, किस शब्द में है। यानी जहां एक वर्ण 2 बार पूछा जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं। यानी 2 वर्ण, एक वर्ण 2 बार आया है तो दिल्ली ला 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतःकरण से आवाज आती है, या ला हुआ। फिर आगे बात करते हैं अनुनासिक का संबंध होता है नाक व मुंह के दांतों से। यह वर्ग के पंचमाक्षर मान, पंचमाक्षर मतलब वर्ग जो हमने अभी ऊपर बात की थी, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, उनका जो 5वां अक्षर होता है गा, या, णा, ना और मां, ये जो है ये पंचमाक्षर माने जाते हैं, ये अनुनासिक होते हैं। यानी नाक से, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी बात की थी हमने 2 वर्णों का मेल से जो बनता है, का और सा को अक्षा, ता और रा को त्रा, जा और या को ज्ञा, सा और रा को मिलकर के स्रा बनता है। आज आपको छोटी सी छोटी चीज हम इसमें देने वाले हैं, बारीकी चीज जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करते हुए कमेंट अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। उसे वर्ण कहा जाता है, यानी वर्णों के टुकड़े नहीं होते। ठीक है ना, बात करते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। फिर बात करते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें स्वर कहा जाता है। 7वें नंबर पर फिर आगे आता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ठीक है, आगे बात करते हैं किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा आपको पता है, ठीक है, आगे हम बताने वाले हैं। टा वर्ग के से संबंधित व्यंजन है तो टा का क्या होता है, टा ठा डा आना होता है। कई बार परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से हमने इस सेशन को बनाया है, जबरदस्त सेशन होने वाला है, बिना स्किप करे आप इसको देखिए, एक एक चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की बात की थी। कंठ या ध्वनिया कौन सी है। तो कंठ अकुह विसर्जनिया नाम कंठ सूत्र आता है, यानी कवर्ग का जो है वो कंठ होता है। आगे बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो मूर्धन्य यानी जिसमें हमारी जीवा मुड़ती है, उन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुड़ती है, वो है टवर्ग। टा ठा डा ढ अणा। ठीक है ना, यहाँ पे अणा भी होना था। ठीक है,
अणा, ये 5 वर्ण होते हैं। सॉरी, अणा नहीं होगा, ये तो अनुनासिक में आ जाएगा। अल्पप्राण की बात करते हैं। महाप्राण अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण कौन से होते हैं? तो अल्पप्राण का गा यानी अल्पप्राण होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जो हमने स्पर्श व्यंजन बताए थे 5, उनका जो पहला का, तीसरा गा, पांचवा जो गा है, ये अल्पप्राण होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होते हैं, याद रहेगा। आगे बात करते हैं, नासिक के व्यंजन कौन से है? तो नासिक के नाक से बोलने जाने वाले वर्ण पंचमाक्षर भी इसको कहा जाता है, गा याना नामा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, यानी कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी। अब आप गैस लगाए कैसे बोले जाते हैं? क्योंकि ये वर्ण जो है दो वर्णों को मिलकर बना हुआ है, आ प्लस ई बराबर आ धन ई बराबर ए बना हुआ है। आ और ई को मिलकर के ए बना हुआ है। तो आ का होता है कंठ, अकुह विसर्जन याना कंठ, ई का होता है तालु। तो इसीलिए ये क्या हो गया? कंठ तालु। ठीक है, उसी प्रकार से ए भी है, आ और ए को मिलकर के ए बना हुआ है। ठीक है ना, इसलिए कंठ भी है और तालु भी है। फिर बात करते हैं, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अभी ऊपर भी आया था, दिल्ली, जहां दो वर्ण एक ही बार आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष् व्यंजन। इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमें ध्यान रहता है कि ये तो ऊष्म व्यंजन है। तो ये भी याद रखना है कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय, उच्चारण करते समय संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, श श अलग अलग तरीके से उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो वो हो गया संघर्षी व्यंजन। कौन घोष वर्ण है? तो मां घोष वर्ण आता है। घोष और सघोष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, फिर आगे आता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। फिर आगे बात करते हैं, अक्षर ध्वनि किससे अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है अक्षर ध्वनि। फिर बात करते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा जो है अघोष महाप्राण भी इसको कहा जाता है। फिर बात करते हैं, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ घा का उच्चारण स्थान होता है। अभी बात की थी ना, अकोह विसर्जनीय नाम कंठा, कवर्ग का कंठ होता है। फिर बात करते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और या को मिलकर के ज्ञा बना हुआ है। आगे बात करते हैं, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का और शा, का के बाद आता है, क्योंकि का के बाद सा है, तब मिलकर के ये अक्षर बनता है। कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो का के बाद आता है। ठीक है ना, बात करते हैं, हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? तो अघोष महाप्राण तालु है। तीनों सा अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है ना, तालु ये महाप्राण में आता है। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण लेने में समय अधिक लगे वो महाप्राण है, जिनको उच्चारण में कम समय लगे वो अल्पप्राण कहे जाते हैं। फिर बात करते हैं, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। व्यंजन क ल म आदि, अक्षर क र म। व्यंजन तो हो गया जो हलंत होते हैं, ठीक है, अक्षर होते हैं। ठीक है, फिर वर्णों के दो भेद है, स्वर और व्यंजन, अभी बात की थी। स्वर की बात करते हैं, जिन ध्वनियों या उच्चारण के में ध्वनि वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर की परिभाषा क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन होते हैं। स्वर के भेद बताए थे, अभी भी बताए थे। ठीक है, रस्व स्वर जो है वो आ ई उ री, एक मात्रा वाला, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा वाले होते हैं। छोटा आ का तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ई की छोटी। ठीक है ना,
उ, ठीक है, री, ठीक है। दीर्घ स्वर जो है आ, ई, उ, सॉरी, दीर्घ स्वर में आ जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। दो मात्रा वाला स्वर, ये दो होते, जैसे ए की मात्रा दो, औ की मात्रा भी दो, ठीक है ना। प्लुत स्वर की बात करें, ओम, जिसमें 3 गुना अधिक समय लगते, 3 मात्राओं वाला शब्द हो गया, वो हो गया प्लुत स्वर, ठीक है। रस स्वर और उनकी मात्राएं, पश्य स्वर 4 प्रकार के माने जाते हैं मात्राएं, पश्य, अग्रस्वर, समृद्ध स्वर और अवृत स्वर। पश्य स्वर की बात करते हैं, जिह्वा के पश्य यानी पिछले भाग से उच्चारित होने वाले पश्य स्वर कहलाते हैं, आ, उ, ओ, औ। ये पश्य जिह्वा के पिछले भाग से बोले जाते हैं, उच्चारण इनका आता है। अग्र स्वर का मतलब हो गया जिह्वा के अग्रभाग से जिनका उच्चारण होता है, ई, ए, आई। पश्य स्वर से क्या था, अ, खुद ही लग रहा है कि माना जीभ के पिछले भाग से आवाज आ रही है, और अग्रभाग से मतलब ई, उ, लग रहा है कि जीवा के अग्रभाग से आवाज आ रही है। समृद्ध स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार हो जाता है, यानी ओंठ जो है वो गोलाकार हो जाते हैं, उ, ओ, औ, आ, ये क्या है, ये समृद्ध। अवृत स्वर का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होकर के फैल जाता है, आ, ई, ए, आई, तो मुंह फैल रहा है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। व्यंजन वर्णों की बात करते हैं, 41 वर्ग, ठीक है। इसको हम बांटा हुआ है वर्ग, अघोष, अल्पप्राण, सारी चीजें आपको क्लियर कराने वाले, घोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण, अघो सॉरी सघोष, स्वर और अन्य स्वर। बात करते हैं सबसे पहले कंठ। कंठ का क्या बताया था, कंठ वर्ण जो होते हैं वो होते हैं का, ख, ग, घ, ई, आ। ये इतने वर्ण जो है ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। इनको अघोष भी कहा जाता है। अघोष में कौन से आगे, का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ठीक है ना। और सघोष में कौन से आते हैं, तीसरा, दूसरा, सॉरी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष हो गए। यानी आपको कंठ वर्ण की बात भी हो गई, कंठ भी पहचाने जाएंगे, अघोष भी पहचाने जाएंगे। अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब है वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। कुल मिलाकर के सारी चीजें आपको क्लियर करा दी। कंठ का सूत्र जो होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, काखा गा गा गा, काखा गा घा, ई, ये आगे कंठ में। तालु, इचु ऐसा नाम तालु इसका सूत्र है, यानी चाचा जाजा या, और ये आ गया इसमें, ठीक है। मूर्धन्य में आ गया टाठा डडाना और री तथा सा। दंत में आ गया लुतु लसानम दंता होता है, दांतों का स्पर्श जहां, सॉरी इसमें जो है ये ऊपर वाले में ई होना, गांव होना था, ये हमने ई लिख दिया गलती से, ई छप गया, गांव, काखा गा गा, ठीक है ना। लुतु लसानम दंता है, तो दांतों का स्पर्श जीभ जब करती है उन उच्चारण वर्णों को ताथा दादा दन्ना और सा होता है। ये देखो तीनों सा का अलग अलग उच्चारण स्थान है। मूर्धन्य सा का आ गया तालु, ठीक है, और ये तालब सा दंत, और ये मूर्धन्य, और ये दंत जो ये है दंती सा है, ये दंत आ गया। ओष्ठ जो है उपपदमान्या नाम मोष्ठ सूत्र है, यानी पवर्ग पापा बाबा मां और दोनों ऊ जो है ये ओष्ठ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, अंतस्थ ये भी, ये क्या है,
या रा लावा, ये अंतस होते हैं और ये अघोष है या रा ला, ठीक है ना। इसी प्रकार से उष्म सा 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 हा, ठीक है ना। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। का सा ये अभी हमने ऊपर चर्चा कर ली है इससे। अर्ध स्वर भी बताए जाते हैं कि अर्ध स्वर कौन से वर्ण होते हैं, पेपर में पूछा जाता है। अर्ध हो गया या और वा जो है ये अर्ध स्वर माने जाते हैं। फिर ये भी पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब वैसे तो ये क्या है, ये तो क्या आता है, ये तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं ड ड़, लेकिन जिसके नीचे बिंदी होती है, कड़ाई पढ़ाई में जैसे आता है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। पेपर में बार बार पूछा जाता है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि गृहीत व्यंजन कौन से होते हैं। वैसे तो ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, लेकिन जिनके नीचे बिंदी लगी रहती है जा और फा के नीचे, तो गृहीत व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित व्यंजन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लुंठित व्यंजन होता है रा। पार्श्विक व्यंजन भी बार बार पूछा जाता है। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको यहाँ हिंदी का वास्तविक ज्ञान देने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। कंठ तालब की बात करते हैं। ये कंठ तालब होता है। अर्धविवृत ये भी कहा जाता है। कंठ तालब ए भी होता है, ये विवृत कहा जाता है। अर्धविवृत और विवृत ऐसे भी स्वर पूछे जाते हैं। कंठोष्ठ ओ अर्धविवृत होता है और कंठोष्ठ ये अ अविवृत होता है। दंतोष्ठ की बात करते हैं, वा और फा जो है दंतोष्ठ होता है। सघोष अल्पप्राण की बात करें, अभी हमने इस पे ऊपर चर्चा कर ली है। अल्पप्राण की बात करें, क्या होते हैं अल्पप्राण। श्वास वायु की मात्रा कम होती है अल्पप्राण में। पहला तीसरा पांचवा अक्षर जो है अल्पप्राण होता है। फिर से रिवीजन यही करवा रहे हैं आपसे कि अल्पप्राण कौन से होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। श्वास वायु की मात्रा जहां कम होती है, पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण महा, अल्प मतलब छोटा, महा का मतलब दीर्घ यानी बड़ा। श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा। कवर की बात करें ख घ, ये जो है महाप्राण होते हैं। उसी प्रकार से सघोष अघोष की बात करते हैं। स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है, पहला दूसरा अक्षर होता है अघोष। सघोष की बात करते हैं, स्वर यंत्रों में कंपन होता है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर असघोष होता है। अंतःस्थलीय व्यंजन की बात करते हैं। श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, यह ला। उत्क्षिप्त व्यंजन जिह्वा को मुंह स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में निम्नलिखित चार ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। री यह लेखन की दृष्टि से स्वर है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री होता है। ये री उच्चारण में आता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये उच्चारण की दृष्टि से क्या है, स्वर है, लेकिन लेखन की दृष्टि से क्या हो जाएगा, व्यंजन, ठीक है। फिर आप बात करते हैं अनुस्वार। यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है। इसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है, ठीक है। इसका उपयोग वर्तनी में पंचमाक्षर के रूप में किया जाता है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं अनुनासिक। आ जो है यह अनुनासिक स्वर का रूप है, जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। फिर बात करते हैं चौथे अह। इसका उच्चारण हा के स्थान पर किया जाता है, मूलतः प्रभात जैसे लोहड़ी या कनिदा, मूलतः, ठीक है ना। पांचवें नंबर की बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग कर्मशः अंग और आह के रूप में स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन दूसरे आज थोड़ा गला खराब चल रहा है।
दूसरे स्वर की स्थिति और व्यंजनों के बीच होता है, अर्थात उच्चारण की शुरुआत स्वर के साथ और अंतस्थ व्यंजन से होती है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य कहा जाता है। जैसे, ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं। फिर सबसे बात करते हैं रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, ठीक है ना। ये मूलतः तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तो आपने पढ़ी है, लेकिन ये समूहवाचक भी मानी जाती है और द्रव्यवाचक भी मानी जाती है। द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लिक्विड, जितने भी पदार्थ आते हैं ये द्रव्य में आते हैं। समूहवाचक में आ गया जैसे खेल, स्कूल, सैनिक, ठीक है ना। ये आगे समूह, जहां बहुत सारे लोग होते, गांव, बाजार, ये समूहवाचक में आ गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं संधि। संधि की परिभाषा आपने सुनी होगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पर केवल ट्रिक बताने वाले हैं, छोटे से उसमें हम आपको बहुत सारा विस्तृत ज्ञान देने वाले हैं। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि जो है ये तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पर है स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के जो है मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है? आकाश सवर्णी दीर्घा इसका सूत्र है, बार बार पूछे जाते हैं। संधि एक ऐसा पाठ है जो सभी परीक्षाओं को छूता है, ठीक है। संधि की परिभाषा हमने जान लिए। दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि का मतलब है जहां परस्पर जो है समान वर्ण जब होते हैं, माना आ या छोटा आ, बड़ा आ आमने सामने होते हैं, तो वहां दीर्घ संधि होती है। वो आ हो, ई हो, ऊ हो, ठीक है ना। ये जब समान होते हैं आमने सामने, तो आ, बड़ा आ भी यहां हो सकता है, ठीक है ना। बड़ा आ छोटा आ रहे या बड़ा आ बड़ा आ रहे, तो वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्याधन आलय, ठीक है ना। प्लस से पहले क्या है, जैसे हमने लिखा है यहां पर विद्या, ठीक है ना। ये लिख दिया विद्याधन आलय, प्लस से पहले क्या है, बड़ा आ है, आगे भी आ है, तो दीर्घ संधि ही होगी। यानी समान वर्ण जब आमने सामने रहते हैं, दीर्घ संधि कहलाती है। दूसरे बात करते हैं गुण संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अक से सवर्ण वर्ण जब सामने रहते हैं तो उसको, सॉरी, ये अका सवर्ण इसका है। आद गुणा इसका सूत्र होता है आद गुणा। जब क्या है कि आ गुण तीन प्रकार के होते हैं, आ प्लस ई बराबर ए गुण, आ प्लस ई बराबर ए गुण, और आ कोई भी छोटा आ या बड़ा, ठीक है ना। आ प्लस उ बराबर ओ गुण, ठीक है। और फिर होता है री को अर्गुण होता है। री को क्या होता है? अर्गुण होता है। तो गुण क्या है, याद रखना है कि तीन ही प्रकार के होते हैं। आ और ई आमने सामने हो तो समझो ए गुण होगा, आ और उ आमने सामने हो तो समझो ओ गुण होगा, और री को अर्गुण हो जाएगा, ठीक है। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि दो ही प्रकार की होती है। वृद्धि रेची इसका सूत्र है आदित्य परिवृद्धि संज्ञा क्या। वृद्धि का मतलब हो गया कि जहां जो है आ प्लस ए रहे आमने सामने, तो उसको अवृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब बड़ा, अवृद्धि होगी। और आ प्लस ओ रहे तो अवृद्धि होगी,
ठीक है ना। विधि दो ही प्रकार की होगी। यहाँ पर एक गलत लिखा गया, यण संधि होनी थी यहाँ पर यण, ठीक है ना। इको यणची, इसका सूत्र आता है यण संधि का इको यणची। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक क्या कहा जाता है, चार वर्ण इक होते हैं, ई, उ, री और ली। ये वर्ण जब प्लस से पहले रहते हैं तो समझो उसको यण आदेश होगा। यण क्या होता है, ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा, री को ला हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक को यण आदेश होता है, याद रहेगा, महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर आती है अयादि संधि, एचो यवायवा, इसका सूत्र होता है, अयादि का मतलब होता है ए आई, ठीक है। अयादि कौन से कहे जाते हैं, आया किसे कहते हैं, ये हो गया ए आई ओ आओ, ये चार वर्ण अयादि है, ठीक है ना। इनको क्या आया, ए को आया, ए को आय, ओ को आओ, औ को आओ, इनको ऐसा आदेश होता है। अयादि को आय आओ आय आप आदेश होता है, ठीक है, याद रहेगा। 5 संध्याएं इंपोर्टेंट मानी जाती है, बार बार पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम विस्तृत रूप से आपको इसमें बताएंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर है समास। समसनामिति समास है, इसकी परिभाषा होती है और कहा जाता है संक्षेप करना या विस्तृत रूप से लिखना समास कहलाते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और वैसे 6 माने जाते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, शब्दों के मेल को समास हो जाता है। विस्तृत करके बोलना या संक्षिप्त रूप में बोलना। अव्यय समास की बात करते हैं जिसका पूर्व पद की बात करते हैं। यथाशक्ति हम लिखते हैं माना यथाशक्ति, यथाशक्ति लिखना है यानी शक्ति के अनुसार, विच्छेद होगा शक्ति के अनुसार, ये समास है यथाशक्ति। तो यथा आ गया पूर्व पद और सत्य आ गया उत्तर पद। एक पूर्व पद होता है एक उत्तर पद, यहाँ प्लस नहीं, संधि में तो प्लस दिखाई देता है लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ खुद ही लगाना पड़ता है कि पूर्व पद है उत्तर पद है, दो शब्द जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द हो वो अव्यय भाव समास कहलाता है, ठीक है ना, यथा शक्ति, ठीक है ना। फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, जिसका पूर्व पद जो है मुख्य होकर के, पूर्व पद प्रधान उत्तर पद जो है वो कारक चिन्हों का प्रयोग यहां होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। वो कौन से होते हैं, हिंदी में संस्कृत में हो गया द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। हिंदी में होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्म तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, को, करण तत्पुरुष में के लिए आदि, जैसे संबंध में काकी के रारी रे, इन चिन्हों का प्रयोग होगा, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है ना। द्विगु समास के इसी के अंदर आता है। तत्पुरुष समास के अंदर द्विगु समास की पहचान क्या है, जो विशेष्य और जिसका पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान। द्विरात्र, त्रिरात्र, नवरात्र, पंचवट, ठीक है ना, पंचवटी, पंचपात्र। तो ये जहां संख्या पहले हो ऐसे लिखना है पंचपात्र। पंच क्या आ गया, 5 बर्तन। तो जहां ये 5 4 3 2 1 ऐसी संख्या का बोध होता है पूर्व में समझो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है ना। इसी का एक और भाग है, ये भी कर्मधारय समास, ये भी इसी के अंतर्गत आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें विशेष विशेषण का प्रयोग होता है। पूर्व पद विशेष और विशेषण जिसमें होता है,
ठीक है, विशेष और विशेषण जहां होता है वो हो गया कर्मधारय समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की मुख्य भूमिका होती है, द्वंद्व समास कहलाता है। और जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसमें और तथा या का प्रयोग होता है, जैसे माता या पिता, माता और पिता, ठीक है ना, योजक चिन्ह हो और या का प्रयोग हुआ हो और विलोम शब्द भी हो, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, लड़का या लड़की, तो ये द्वंद्व समास होते हैं। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता हो, वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे दस आनन, दसानन, दस है जिसके मुख, वो हो गए दसानन, यानी किसको कहते हैं, रावण को, तीसरा अर्थ निकल रहा। ठीक है, समास क्लियर हो गया। तत्पुरुष समास की हमने बात की थी, 6 प्रकार के बताए थे। कर्म तत्पुरुष को चिन्ह का प्रयोग होता है, करण तत्पुरुष के चिन्ह का प्रयोग संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर, ये प्रयोग होते हैं, चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं कारक के प्रकार। कारक कितने होते हैं? कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं कारक। कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता कारक, कर्म कारक, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो, करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता कार्य कर रहा हो, सब्जी लेने बाजार गया, सब्जी कारण बना बाजार जाने का, ठीक है ना। संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, अच्छे अंक लाने हैं, आदान प्रदान जहां होता है संप्रदान। अपादान, अलगाव, ऋषिकेश से हरिद्वार गया, दिल्ली से बंबई गया, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर, पेड़ से पत्ता गिरता है, अलगाव हो गया, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला गया, अपादान कारक। इसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है जिसके साथ हमारा संबंध होता है, वो देश के साथ हो सकता है, गांव के साथ, जिले के साथ, दोस्त के साथ, खेत के साथ, घर के साथ, तो उसमें चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरी, ठीक है। ये संबंध का बोधक है। अधिकरण कारक, जहां अधिकार हो जाता है, मेरा खेत, मेरा घर, मेरा गांव, घर पर है, विद्यालय में पढ़ रहा है, में चिन्ह का प्रयोग होता है, विद्यालय पर पढ़ रहा है, यानी अधिकार है उसको उसका विद्यालय पर, ठीक है। कार्य का आधार जहां होता है, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए। और 8वां होता है संबोधन, हे भू अरे, ठीक है ना, याद रहेगा। इसमें हम बेसिक चीजें आपको देने वाले हैं, विस्तृत में हम नहीं बता रहे हैं, थोड़ा बहुत विस्तृत बता रहे हैं, बाकी बेसिक चीजें आपको देने वाले जो बार बार पूछा जाता है। 7 वचन, वचन कितने प्रकार? 7वां है वचन कितने प्रकार के। अब वचन का मतलब वो नहीं जो शादी में बोले, वचन हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसमें एक जाति का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, एक से अधिक का बोध होता है बहुवचन, ठीक है ना। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब बात करते हैं लिंग की बात। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, याद रहेगा। 9वें में आता है काल के भेद। काल कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, लेकिन 3 + 3 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान, वर्तमान तो है सामान्य वर्तमान, सामान्य मतलब जो चल रहा है सामान्य। अपूर्ण वर्तमान, जो अभी थोड़ा देर बाद होगा, 5 मिनट बाद होगा, अपूर्ण, पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन अपूर्ण है, भविष्य नहीं है, वो अपूर्ण है, ठीक है ना। पूर्ण वर्तमान जो चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, ये सब वर्तमान काल के, ठीक है। काल तो 3 प्रकार के, वैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, लेकिन इन सभी के ये आगे, इसमें भेद आगे, ठीक है। बात करते हैं 10वें नंबर पर विशेषण के भेद। विशेषण जो है, विशेषण के भेद, विशेषण की परिभाषा क्या है?
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण का मतलब होता है गुण। अच्छा या भला या बुरा कुछ भी हो सकता है। 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। गुणवाचक, गुण में क्या आता है? अच्छा, भला, बुरा, लंबा, चौड़ा, काला, गोरा, ठीक है, हरा, नीला, पीला, ये गुण होते हैं, ठीक है ना। और परिमाणवाचक में, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध, 1 किलो आलू, तो ये परिमाण है, नाप तोल हो रखा है उसमें, उसको कोई झुटला नहीं सकता। परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। एक बगीचे में 200 वृक्ष है, संख्या है। इस कक्षा में 45 छात्र है, ये संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। सर्वनाम शब्दों का वह, यह, वह आदि वगैरह, ठीक है, याद रहेगा। 11वें नंबर पर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा की बात करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। वह, राम की जगह वह कह दिया, ये सर्वनाम हो गया। 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक। पुरुष जाति का बोध होता है। विशेष, निश्चय मतलब निश्चित होना, कंफर्म करना, यानी यहां 1 किलो आलू है, तोल दिया, निश्चित हो गया। अनिश्चित में कैसा हो जाएगा? अनिश्चित में आ गया सीधे तोला नहीं और दे दिया 1 किलो आलू, अनिश्चित काल हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध दर्शाया जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध होता है। निजवाचक, अपनत्व की भावना जहां होती है, ठीक है ना। 12वें नंबर पर है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता जो बताए जाते हैं, बतलाते हैं, वो क्रियावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो कालवाचक समय का बोध जो कराते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे जैसे क्या, 3 घंटे का पेपर होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा। काल समय का बोध, आने वाला भविष्य उज्जवल है, तो वो समय का बोध करा रहा। रीतिवाचक, रीति रिवाजों का जहां उद्बोध होता है। स्थान की विशेषता बताई जाती है जहां। परिमाणवाचक नाप तोल जहां किया जाता है, ठीक है ना। 13वें नंबर पर आता है क्रिया के प्रकार। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म किया जाता है, जिस कर्म का प्रभाव पड़ रहा है अपने पर दूसरे पर। अकर्मक व्यर्थ की क्रिया, बेकार की क्रिया जो हो रही है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं 14 नंबर पर छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 2 ही प्रकार के मानते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने हो गए? 4 हो गए। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, ये वार्णिक भी इसी के अंदर आता है। उभय पद छंद, दोनों प्रकार के जो होते हैं, और मुक्त या स्वच्छंद छंद, ठीक है ना। 3 प्रकार के तो आपने सुने ही होंगे, मात्रिक, वार्णिक और उभय पद। उभय पद का मतलब जो दोनों वो चलता है, लेकिन 2 और ये इसी के अंदर आते, एक और होता है मुक्तक और स्वच्छंद, ठीक है। अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा, शोभा का मतलब क्या हो गया? रस, छंद, अलंकार जहां प्रयोग होता है, शोभा दर्शाई जा रही है, जिसमें छंद जोड़ा जाता है। काव्य की सुंदरता, कविता के अंदर वो रस भरा जाता है, तभी उसको सुंदर लगती है। जिस तरीके से एक महिला श्रृंगार करती है, सजती धजती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा कराई जाती है। मुख्यतः 2 प्रकार के, और कहीं कहीं 3 प्रकार के भी होती है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार भी होता है, जो दोनों तरफ चलता है। शब्द अलंकार की बात करें तो शब्द अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा दर्शाई जा रही है।
अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से जिसमें किसी काव्य की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। उभय अलंकार जिसमें दोनों प्रकार से काव्य की शोभा दर्शाई जा रही है। शब्द अलंकार मुख्यतः तीन प्रमुख भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। और अर्थ अलंकार में उपमा, उपमेय, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये जो है मुख्यतः माने जाते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में भी एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए सेशन कैसा लग रहा है ये भी जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। आगे 16 नंबर पर चलता है, रस की बात करते हैं। रस काव्य में जिस भावानुभूति की अनुभूति होती है, रस की आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। मुख्यतः हमने 9 प्रकार के सुने हैं, लेकिन 2 प्रकार के और होते हैं। वो 2 कौन से होते हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है ना। सबसे पहला आता है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवश रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। ठीक है, तो 9 प्रकार के माने जाते हैं। 17 नंबर पर आता है शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रहेगा, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, बात करते हैं 18 नंबर पर, वाक्य के कितने घटक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बार बार पूछा जाता है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, विधेय का मतलब जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। यानी अगर हम लिखते हैं इस पे, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ये लिख दिया, ये वाक्य था एक, राम पढ़ रहा है। अब बताइए इसमें उद्देश्य और विधेय कौन है? उद्देश्य हो जाएगा जिसके बारे में कहा जा रहा है, विधेय जो उसके बारे में कहा जा रहा है, विधेय। राम हो गया उद्देश्य, विधेय हो गया पढ़ रहा है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बात करते हैं 19वें नंबर पे, वर्णों की संख्या 52 बताई थी हमने। ठीक है ना, आज से लेकर के 11 तक। 20वें नंबर पर आता है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, याद रहेगा। 21वें नंबर पर आता है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव जो है वो 33 प्रकार के माने जाते हैं। संचारी भाव के लिए अगर वीडियो लाने तो कमेंट में अवश्य लिखे, हम इसकी विस्तृत रूप से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है ना, 33 होते हैं संचारी भाव। 22वें नंबर पर आता है सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है? सात्विक भाव होते हैं 8 प्रकार के। स्तंभ, पक्षाघात भी इसको कहा जाता है, प्रलय, बेहोशी इसको कहा जाता है, रोमांच, भयभीत इसको कहा जाता है, स्वेदा, पसीना इसको कहा जाता है, वैवर्ण, रंग बदलना, वेपथु, कांपते हुए, अश्रु, रोते हुए, वैश्वर्य, आवाज बदलना। ठीक है, याद रहेगा। 23वें नंबर पर आता है विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बात करते हैं 24वें नंबर पर, काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसमें केवल देखा जाता है, श्रव्य काव्य जिसमें केवल सुना जाता है। ठीक है, दृश्य हो गया जो इसमें देखा जाता है, यानी चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये देखा जा रहा है केवल। श्रव्य मतलब रेडियो हो गया, फोन हो गया, सॉरी फोन नहीं, रेडियो हो गया, इसमें केवल सुना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वेद कितने होते हैं? तो 4 हमारे शास्त्रों में वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना, जो हम उसकी बात करते हैं, जैसे ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, सत्यमेव जयते ऋग्वेद से लिया गया है, आदि ये प्रसिद्ध उक्तियां जो है इनसे ली गई है। 26वें नंबर पर है वेदांग कितने प्रकार के? वेद अलग चीज है, वेदांग अलग चीज है। वेदांग हो गए 6 प्रकार के।
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये वेदों के अंग है। वेदांग का मतलब वेदों के अंग 6 होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। 27वें नंबर पर आता है पुराण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में 18 पुराण, अष्टादश पुराणों का वर्णन है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 18 हमारे पुराण। कई बार पुराण भी पूछे जाते हैं कि 5वां नंबर का कौन सा पुराण है या 12वें नंबर का कौन सा पुराण है। 28वें नंबर पर आता है बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं। तो 3 बौद्धों के धर्म ग्रंथ है। सॉरी, ये सत्तो होना था, सत्तो पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। 29वें नंबर की बात करें, नायिका के कितने भेद होते हैं। नायिका के 3 भेद होते हैं, बार बार पूछा जाता है। नायक और नायिका होती है, हीरो हीरोइन जैसे कहते हैं। ठीक है ना। स्वकीया, परकीया, गणिका। स्वकीया, परकीया और गणिका, ये 3 भेद होते हैं नायिका के, याद रहेगा। पीडीएफ चाहे तो कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको पीडीएफ फ्री में इसको दे देंगे। उस व्यंजन की बात करें 4 होते हैं, सा 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 और हा। संयुक्त व्यंजन की बात भी हमने कर ली है, 4 होते हैं। वर्णों की मात्राओं की बात, हाँ ये हमने ऊपर बताया था कि वर्णों की मात्राओं के आगे हम बताएंगे। आ की मात्रा ये बताई है, आ की ऐसी मात्रा होती है। ई की छोटी ई की मात्रा जैसे किसान लिखते हैं। बड़ी ई की मात्रा जैसे खीर लिखते हैं। छोटा ऊ की मात्रा गुलाब लिखते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा जैसे फूल लिखते हैं। ऋण की मात्रा, री की मात्रा जैसे तृण लिखते हैं। ए की मात्रा जैसे केस लिखते हैं। ए की मात्रा जैसे है लिखते हैं। ओ की मात्रा जैसे चोर लिखते हैं। ओ की मात्रा जैसे चौखट लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं कंठ्य वर्णों की संख्या। तो कंठ्य वर्णों की संख्या कितनी होगी। 9 होते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, ग, ह। ये जो है ये 9 वर्ण, विसर्ग भी आता है उसके अंदर। ये कंठ्या, अकुह विसर्जन्यानाम कंठा। ठीक है। तालव्य वर्णों की संख्या 9 होती है। इचु ऐसा नाम तालु, इसका सूत्र है ई च वर्ग और या तथा सा। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अगर ये आ गया समझो पूरी व्याकरण आ गई। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 8 प्रकार के होते हैं। क्या, संज्ञा के भेद, शब्द के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद है ये। आगे बात करते हैं 36वें नंबर पर है विकारी शब्द के प्रकार। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 37वें नंबर की बात करें अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 38वें नंबर की बात करते हैं उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति कैसे हो रही है शब्दों की। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण। तत्सम मतलब संस्कृत का ही रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। संस्कृत के शब्द तत्सम है और हिंदी के शब्द तद्भव। तद मतलब उसका, भव मतलब अर्थ। देशज जो देश में बोले जाते हैं और विदेशज जो विदेशी शब्दों का, जैसे ट्रेन हो गया, रेल हो गया, पर्स हो गया, ठीक है ना, टेलीफोन हो गया, ये क्या है, ये विदेशी शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। 39वें नंबर पर आता है व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। व्युत्पत्ति रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद है। रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब हो गया जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे विद्यालय। प्राचीन काल में भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, यथावत स्थिति बनी हुई, कोई बदलाव नहीं होता है। घर, प्राचीन काल में भी घर कहते थे, आज भी घर कहते हैं।
यौगिक, यौगिक का मतलब जो जुड़े हुए शब्द है, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, ठीक है। और योग रूढ़ मतलब जो रूढ़ भी है और यौगिक भी है, जुड़े हुए भी है और प्राचीन भी है, ठीक है ना, याद रहेगा। 40वें नंबर पर है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, पेपर में पूछा जाता है। स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, खांसी हो रही है बार बार, फिर भी हम क्या है, सेशन आपको दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं जो निष्कर्ष आपको दे रहे हैं। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट अवश्य करें। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये बदले भी जाते हैं, विधानवाचक को आज्ञावाचक में बदलिए, संदेहवाचक को प्रश्नवाचक में बदलिए, नकारात्मक को संकेतवाचक में बदलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं 41वें नंबर पर, सर्वनाम की संख्या कितनी है। सर्वनाम की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11, ठीक है। 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं जो, ठीक है ना। राम खाता है, क्या होगा? वह सर्वनाम प्रयोग होगा, है ना, आदि वगैरह। 42वें नंबर पर आते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, विभक्ति प्रत्यय और व्युत्पन्न प्रत्यय। विभक्ति और व्युत्पन्न प्रत्यय, ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं रस के अंग। रस के कितने अंग है? तो रस के अंग हमने अभी बताए थे आगे, ठीक है ना। रति, शोक, हास्य, क्रोध, उत्साह, भय, जिगुस्सा, विस्मय, ये इसके स्थायी भाव भी माने जाते हैं। रति किसका? श्रृंगार का, ठीक है ना, आदि। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। क्या? रति, प्रेम, श्रृंगार रस, ऊर्जा, हर्ष, भय, क्रोध, उत्साह, शोक, विस्मय, जुगुप्सा, ये स्थायी भावों की संख्या है। 45वें नंबर पर आता है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के होते हैं 2 भेद। याद रखना, बार बार पूछा जाता है, श्रृंगार के कितने भेद? 2। श्रृंगार के 2 भेद है, संयोग और वियोग। संयोग का मतलब होता है जब प्रेमी और प्रेमिका आमने सामने होते हैं, जो प्रेम निकलता है। कैसा प्रेम है? वास्तविक प्रेम नहीं है, केवल कुछ देर का प्रेम होता है, क्योंकि मरने के बाद वो प्रेम समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है? प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो प्रेम है वो वास्तविक नहीं है, स्वार्थवश प्रेम है। लेकिन वियोग श्रृंगार का मतलब जो दूर रहकर भी वो उतना ही याद आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो सामने है, जैसे मीरा कृष्ण को करती थी। कितने युगों बाद भी कृष्ण और मीरा कृष्ण को पति के रूप में मानती थी और उसको सामने देखती थी। यानी न होते हुए भी, पता है कि नहीं है, लेकिन न होते हुए भी होने का आभास होता है। वियोग श्रृंगार होते हुए भी न होने का आभास होता है नायिका और नायिका प्रेमी के बीच में जो होता है, ठीक है ना। यानी मरने के बाद समाप्त, कुछ नहीं है, तो वो प्रेम नहीं है। वियोग प्रेम सबसे बड़ा प्रेम माना जाता है। 46वें नंबर पर आता है संधि। अभी हमने बात की थी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात की थी। हास्य के भेद कितने होते हैं? हास्य के 6 भेद होते हैं। हास्य था ना, स्मित, हसित, विहसित, उपहासित, अपहासित, अत्यहसित। हंसने की भी 6 भेद है, ठीक है ना। वीर रस के भी 6 भेद है। सॉरी, वीर रस के 4 मुख्यतः भेद माने जाते हैं। 3 क्या 4 होते हैं। युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर। वीर तो है ना, युद्ध वीर है, दान वीर है, धर्म वीर है नहीं, दया वीर है नहीं। तो ये 4 भेद माने जाते हैं। आगे बात करते हैं 49वें नंबर पर
काव्य के गुण, तो काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। ठीक है ना, ये काव्य में दर्शाए जाते हैं। किस गुण की प्रधानता? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। मधुरता का प्रेम भाव जहां उद्रिक्त होता है, ओज का मतलब तेज, वीर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वीरता का प्रयोग होता है, वीर जैसे रस वाली कविताएं होती है, ओज गुण माना जाता है। प्रसाद वात्सल्य का जहां प्रभाव होता है, माधुर्य मधुरता का जहां प्रभाव होता है। ठीक है ना। 50वें नंबर पर आता है विवाह के कितने प्रकार होते हैं? विवाह 8 प्रकार के विवाह होते हैं जो हमारे समाज में होते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। आप कमेंट में बताइए जो लव मैरिज होती है वो किस विवाह के अंदर आता है। ठीक है ना। 51वें नंबर पर आता है माताएं कितनी होती है? 7 प्रकार की माता मानी जाती है। इनको हमेशा माँ के रूप में देखना चाहिए, माँ ही इनको मानना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी, इसको माँ मानना चाहिए, माँ के अनुसार कार्य। गाय, ब्राह्मणी यानी जो हमारे ब्राह्मण होते हैं उनकी जो पत्नी है वो माँ के रूप में मानी जाती है। जैविक माता यानी जो जीवन देने वाली माता है। धारित्री, देख जैविक मतलब जो भरण पोषण करने वाली। ठीक है। धारित्री जो धारण करने देखभाल करने वाली, कई बार क्या होती है आया जिसे कहते हैं वो भी है। और रानी, रानी भी माँ के समान होती है, गुरु की पत्नी भी माँ के समान मानी जाती है। तो ये 7 प्रकार की माताएं होती है, इन्हें अपनी जन्म देने वाली माँ से ही जोड़ा जाता है। 52वें प्रकार का है रत्न के प्रकार। रत्न 9 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ग्रहों के अनुसार भी देखते हैं। मोती, पन्ना, माणिक्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, लहसुनिया, पद्मराग, नीलम। 53वें नंबर पर बताते हैं दिन रात के पहर। दिन रात के कितने होते हैं? पूर्व दिन के और रात के 8 पहर होते हैं। 4 दिन के 4 रात के। पूर्वान, अपराह्न, प्रदोष, त्रियामा, मध्याह्न, सायकाल, निशीथ, उषा, ये काल माने जाते हैं। 54वें नंबर पर आता है वायु के प्रकार कितने होते हैं? वायु के 5 प्रकार होते हैं। व्यान, समान, अपान, उदान, प्राण। 55वें नंबर पर आता है ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ताप होते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। 55वें नंबर की बात करते हैं युग कितने प्रकार के होते हैं? 4 युग होते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और जो चल रहा है वो कलयुग। ठीक है ना। 56वें नंबर की बात करते हैं दंड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति को जब्त करना भी दंड कहा जाता है। 57वें नंबर पर भाषा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। 59वें नंबर पर बात करते हैं ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। 60वें नंबर की बात करते हैं ध्वनि के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि। 61वें नंबर पर बात करते हैं उपसर्ग के प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, आप बताएं संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। ठीक है ना। हिंदी के उपसर्ग 10। उर्दू आगत उपसर्ग जो आए हुए रहते हैं 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी के भी होते हैं 5, अंग्रेजी की भी माने जाते हैं। 62वें नंबर पर आता है पत्रावाचन के प्रकार। पत्रावाचन के प्रकार 2 होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। यानी पत्र एक तो सस्वर करके बोला जाता है और दूसरा मौन होकर के चुप होकर पढ़ा जाता है। 63वें नंबर पर है पत्र लेखन के प्रकार। तो पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो है वह तब दिया जाता है माना जिसमें किसी औपचारिकता की पूर्णता की बात नहीं होती है, किसी अधिकारी को नहीं दिया जाता है, वो किसी बधाई संदेश, निमंत्रण पत्र या अपने सगे मित्रों को जो दिया जाता है वो अनौपचारिक हो गया। औपचारिक मतलब जिसमें औपचारिकता पूर्ण करनी पड़ती है, अधिकारी वर्ग को जो दिया जाता है औपचारिक पत्र। ठीक है ना। 64वें नंबर का है निबंध लेखन के प्रकार।
तो निबंध लेखन 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। ठीक है ना। जिसमें वर्णन किया जाता है, जिस निबंध में विस्तृत रूप से विचारात्मक तथ्यों को लिया जाता है, भावात्मक भावनाओं को जोड़ा जाता है। आगे है 65वें नंबर पर कहानी लेखन के प्रकार। 3 प्रकार की कहानियां होती है: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सेशन में हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको देनी चाहिए। आशा करते हैं आपने बिना स्किप करे इसको देखा होगा और कुछ जरूर सीखा होगा। पीडीएफ इसकी चाहिए, कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। और इससे पहले सेशन नहीं देखे वो भी जरूर देख लीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही संपूर्ण हिंदी और हिंदी साहित्य हम आपको देने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।